ईसीजी क्लास 6 रेट एबनॉर्मलिटीज पार्ट 1 टैकीकार्डिया। अगर आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं, 5 क्लासेस नहीं देखी है, तो आप जरूर देखिए, तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 ईसीजी रेट एबनॉर्मलिटीज और सबसे पहला पार्ट है टैकीकार्डिया। तो मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें आप जरूर एक बार देख लीजिए। मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये पी वेव है, पी वेव रिप्रेजेंट करता है आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस रिप्रेजेंट करता है आपको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये जो बाकी का पार्ट है टी वेव तक, दैट रिप्रेजेंट्स दी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ओके, अब अगर यहां से देखें तो ये अपनी पी वेव है, दिस इज, ये जो पार्ट दिस इज पी आर सेगमेंट, इसको पी आर सेगमेंट बोलते हैं। और बिगिनिंग ऑफ पी वेव से बिगिनिंग ऑफ क्यू तक दिस इज पी आर इंटरवल। फिर ये जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है दैट इज क्यू वेव, ये फिर आर, और फिर यहाँ पे एस वेव। दिस इज, ये वाला जो पॉइंट रहता है इसको हम जे पॉइंट बोलते हैं, दिस इज जे पॉइंट। और जे पॉइंट से बिगिनिंग ऑफ टी वेव दिस इज एस टी सेगमेंट, और ये पूरा बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव से प्लस एट द एंड ऑफ द टी वेव, दिस इज कॉल्ड क्यू टी इंटरवल। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में। तो आप ये देखिए, इस तरह का ईसीजी पेपर हमें दिखता है। ये एक लार्ज बॉक्स है, दिस इज द लार्ज बॉक्स, और इसके अंदर ये स्मॉल बॉक्स होते हैं। ये भी मैं आपको सब बता चुका हूं, ठीक है। तो जब भी हम ईसीजी देखेंगे तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि आपको पी वेव आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, आपको क्यू वेव आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और ये आर हो गया, दिस इज एस, ये जे पॉइंट है, एंड दिस इज टी वेव। तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर याद रखना है, देखना है, ब्लॉक्स आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल साइनस रिदम कब कहेंगे? नॉर्मल साइनस रिदम हम कब बोलेंगे कि पेशेंट की जो साइनस रिदम है वो नॉर्मल है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, साइनस का मतलब अगर वेव एसए नोड से आ रही है, इम्पल्स एसए नोड से आ रही है, तो पहले वो एट्रिया, दोनों एट्रिया को डीपोलराइज करेगी, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल को। तो ये सीक्वेंस रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहला आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर रेट 60 to 100 रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर 60 से कम है उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, 100 के ऊपर है उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो नॉर्मल साइनस रिदम कब बोलेंगे? नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमारा रेट 60 to 100 है, 60 से 100 रेट है। साइनस कब बोलेंगे? जब पी वेव हर क्यूआरएस से पहले हो। तो ये आप हैबिट बना लीजिए कि क्यूआरएस से पहले पी वेव आपको जरूर चेक करनी है। अगर पी वेव प्रेजेंट है क्यूआरएस से पहले, देन इट इज नॉर्मल। रिदम आपको जरूर चेक करनी है, रेगुलर है या इरेगुलर है। तो रिदम में आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको रिदम कैसे चेक करते हैं। आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके से देख लीजिए, ये इक्वल इंटरवल्स पे होने चाहिए, दे शुड बी एट दी इक्वल इंटरवल्स। तो अगर इक्वल इंटरवल पे आ रहा है मतलब रिदम रेगुलर है। और चौथा पॉइंट आपको देखना है पी आर इंटरवल। तो ये 4 पॉइंट अगर मैच करते हैं, रेट 60 to 100 आता है, पी वेव एवरी क्यूआरएस से पहले है, प्लस रेगुलर रिदम है, और नॉर्मल पी आर इंटरवल है, देन वी कॉल इट एज द नॉर्मल साइनस रिदम। तब हम बोलेंगे नॉर्मल साइनस रिदम। नेक्स्ट, साइनस टैकीकार्डिया कब कहेंगे हम लोग? टैकीकार्डिया, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टैकीकार्डिया तब बोलते हैं जब हमारा रेट 100 से ज़्यादा हो। रेट कितना होना चाहिए? 100 से ज़्यादा होना चाहिए, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा। सो रेट 100 to 160 अगर रहेगा। साइनस टैकीकार्डिया में पी वेव नॉर्मल रहती है, ये ध्यान रखना है, पी वेव नॉर्मल रहती है और हर क्यूआरएस से पहले होगी। रिदम इसके अंदर भी रेगुलर रहती है, क्यूआरएस इसके अंदर नैरो हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है, क्यूआरएस इसके अंदर नैरो हो जाते हैं। मैंने आपको क्यूआरएस का पहले बताया था कि लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, तो वो और कम हो जाता है, तो नैरो क्यूआरएस। अब साइनस टैकीकार्डिया हमें किस किस कंडीशन में दिखता है? बहुत कॉमन है, अगर पेशेंट को फीवर है तो हमें पल्स रेट बढ़ी मिलेगी, कहीं पे भी पेन है तो पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फर्स्ट क्लिनिकल साइन या ईसीजी पे जो साइन दिखता है साइनस टैकीकार्डिया,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप हमेशा याद रखिए। हाइपॉक्सिया, अगर पेशेंट की ऑक्सीजन कम है, लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, दैट कैन कॉज साइनस टैकिकार्डिया। दैट कैन कॉज साइनस टैकिकार्डिया। अगर खून कम है, अनीमिया है, तब भी साइनस टैकिकार्डिया रहेगा। शॉक होगा तब भी साइनस टैकिकार्डिया रहेगा। तो साइनस वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब पी वेव क्यूआरएस से पहले हो। जब पी वेव क्यूआरएस से पहले हो। तो नॉर्मल साइनस रिदम और साइनस टैकिकार्डिया में एक ही डिफरेंस है, इसमें रेट बढ़ जाता है, बाकी सब सेम है। ओके, और क्यूआरएस थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हम आते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। देखिए इस इमेज को आप दिमाग में छाप लीजिए। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पी वेव एब्सेंट होती हैं। आप इसमें पी वेव एप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आप पी वेव नहीं देख रहे हैं। यहां से ये टी वेव, फिर ये क्यूआरएस, फिर ये वापस टी वेव, फिर ये क्यूआरएस। तो ये पी वेव इज एब्सेंट, यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर वर्ड है। पी वेव इसमें एब्सेंट रहती हैं। बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे आपको रिदम दिखाई देगी, बहुत रेगुलर, वेरी रेगुलर रिदम। क्यूआरएस इसके अंदर नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब नैरो नैरो क्यूआरएस हो जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। और रेट इसमें 150, 150 से 250 के बीच में रहेगा, तो रेट इसमें बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने अभी देखा साइनस टैकिकार्डिया, उसमें पी वेव प्रेजेंट थी। पी वेव प्रेजेंट थी, रेट उसमें 100 टू 160 था। इसके अंदर रेट 150 टू 250 है, बट पी वेव इज एब्सेंट। पी वेव इज एब्सेंट। दूसरा, रिदम रेगुलर है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे कि रिदम रेगुलर है, रेट 150 से 250 तक जा रहा है, और पी वेव एब्सेंट है, हिडन है, आप पी वेव देख ही नहीं सकते हैं, सो प्लीज कंसिडर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। क्लिनिकल क्लू क्या है? सडन ऑनसेट होता है और सडन स्टॉप हो जाता है। सो एसवीटी ध्यान रखना है, एसवीटी। बहुत बार हमारे सामने इस तरह के ईसीजी आ जाते हैं। आगे चलते हैं। एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर मतलब आप नाम से पता कर सकते हैं कि एट्रिया के अंदर ज्यादा वेव जा रही है। तो एट्रियल फ्लटर में आपको क्या ध्यान रखना है? सॉ टूथ एफ वेव्स, आपको फ्लटर वेव्स चेक करनी है। देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, आप मैं इसको दिखा देता हूँ। कई बार लोग इसको तो याद कर लेते हैं, ईसीजी में देखना नहीं, मतलब देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आपको वही कंसेप्ट ध्यान रखने हैं कि पी वेव पहले होनी चाहिए, फिर क्यूआरएस। पर अब ये टी वेव, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दो पी वेव एक्स्ट्रा रखी है, दो पी वेव एक्स्ट्रा रखी है। ओके, तो पी वेव, मल्टीपल पी वेव्स आपको दिखाई देंगी। तो इसमें 3:1 या 2:1, मतलब एक क्यूआरएस पे दो पी वेव नजर आएंगी। अब इसमें आपको कितनी पी वेव नजर आ रही है? 1 2 3। सो दिस इज 3:1। तो 1 का मतलब है आपका क्यूआरएस, एक क्यूआरएस रहेगा, और जो उससे पहले 2:1 या 3:1 लिखा हुआ है, दैट आर नंबर ऑफ पी वेव्स। तो इसमें एट्रियल फ्लटर में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें सॉ टूथ एफ वेव्स दिखती हैं। रेट इसमें 250 टू 350 होता है, और मोस्टली 2:1 या फिर 3:1 ये हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज एट्रियल फ्लटर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप 100 बार एट्रियल फिब्रिलेशन देख रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक बार आप एट्रियल फ्लटर देखेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। ये आपको जरूर पहचानना है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? मैं आपको क्लिनिकल से बता देता हूं कि कभी भी एट्रियल फिब्रिलेशन आपको सस्पेक्ट करना है, पाल्पेट करिए उसकी जो हार्ट रेट है, आप क्लिनिकली पाल्पेट करिए, आपको इर्रेगुलर रिदम मिलेगी। इर्रेगुलर रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पल्स, और ये ओपीडी में भी आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप पल्स जरूर चेक करिए। पल्स जब भी आप चेक करेंगे इर्रेगुलर मिले। अगर इर्रेगुलर है और आप रेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी 150 पहुंच रहा है, कभी 200 पहुंच रहा है, बहुत ही वेरिएबल रेट है, तो आप समझ जाइए इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। पेशेंट कंप्लेन करेगा, मुझे घबराहट हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, बट ऑक्सीजन पेशेंट की नॉर्मल आ रही है। तो ये ध्यान रखिए कि क्लिनिकली एब्सेंट पी वेव, आपको ईसीजी पे पी वेव नहीं मिलेगी, इर्रेगुलर बीट्स मिलेगी, इर्रेगुलर पल्स मिलेगी। और जब आप ईसीजी करेंगे तो आप ईसीजी में देखिए, ये इसकी रिदम है, मैं आपको दिखा, ये इसकी रिदम है, ये पहला वेंट्रिकुलर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो काफी सारा इसमें चेंजेस दिख, तो वेरिएबल वेंट्रिकुलर रेट मिलेगा। प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन में आपका एट्रिया इस तरीके से करता है, मतलब वो ऐसे फिब्रिलेट करता है। ओके, मतलब प्रॉपरली पंप नहीं करता, वो एक तरीके से ऑसिलेट करता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप पी वेव नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे।
तो एट्रियल फिब्रिलेशन को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर कि आप पी वेव आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इर्रेगुलर रेट रहेगा, इर्रेगुलर रिदम रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए सबसे ज्यादा चीजें यही होती है सीओपीडी में, हाइपोक्सिया में या कॉर पल्मोनल में मोस्ट कॉमन ईसीजी एनकाउंटर इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको रेट कंट्रोल करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ता है, मेटोप्रोडॉल देना पड़ता है रेट कंट्रोल के लिए। ओके, तो एट्रियल फिब्रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इफ यू आर पल्मोनोलॉजिस्ट, अगर आप पेरिफेरी में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप एट्रियल फिब्रिलेशन जरूर चेक करिए, आप क्लिनिकली भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीटी, लाइफ थ्रेटनिंग डेंजरस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। आईसीयू के अंदर बहुत बार हमें देखने को मिलता है पेशेंट बिल्कुल टर्मिनली इल है, अगर वीटी आता है दैट मीन्स मतलब आपकी आईज इस तरीके से ट्रेन होनी चाहिए कि आप मॉनिटर पे ही वीटी को आइडेंटिफाई कर सके, आपको इमीडिएटली शॉक देना पड़ता है। तो देखिए वाइड क्यूआरएस अगर मोर देन 120 मिली सेकेंड है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेट 120 250 है, प्लस एवी डिसोसिएशन है, एट्रिया अपना काम कर रहा है, वेंट्रिकुलर अपना काम कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ओके, तो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको मिल रहे हैं दैट मीन्स इट इज वीटी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इस तरह की वेव्स आपको देखने को मिलती है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया सो लाइफ कैन बी इन डेंजर। तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोस में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ब्रेडिकार्डिया और उसकी एबनॉर्मलिटीज देखेंगे। मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।